नमो बुद्धाय, जय भीम। लाड बुद्धा टीवी चैनल के सभी दर्शकों को मेरा पुनः त्रिवार जय भीम। आज महान सम्राट चक्रवर्ती अशोक मौर्य की जयंती के उपलक्ष्य में मैं आप सबको महान सम्राट अशोक के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह जानकारी अशोकावदान ग्रंथ से ली गई है। ईसा पूर्व 304 चैत्र मास शुक्ल अष्टमी यह जयंती की तिथि उत्कीर्ण है। आज के अनुसार दिनांक 29/3/2023 पड़ता है। मगध सम्राट बिंदुसार की अग्रमहिषी धम्मा, जिससे मगध में सुभद्रांगी नाम से जाना जाता था, वह दक्षिण के एक वैदिकीय परिवार की थी। सुभद्रांगी से सम्राट अशोक का जन्म आज के दिन हुआ है। सम्राट अशोक की जब बात आती है तो उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य तक अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य वृषलात्मजा मयूर सुंदरी मुरा पिंपलवन के हैवज्र मौर्य के पुत्र थे। जिस दिन सम्राट अशोक का जन्म हुआ उसी दिन चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर पर विजय पाई थी और सेलुकस निकेटर को बंदी बनाकर 3 शर्तें जीवित रहने हेतु मनवाई थी। उसमें से एक है, जितने उसके अधीन क्षेत्र थे, सीरिया, एरिया, हेरात, अर्कोशिया, कंधार, गंड्रिया और बलूचिस्तान, पोरोपिनियस और हिंदकुश को मगध में शामिल किया था। यह सब एरिया मिलाकर भारत का इतना बड़ा विशाल क्षेत्र मगध साम्राज्य में शामिल हो गया था और इधर अशोक का जन्म हुआ था। सम्राट अशोक के जन्म पर मगध में क्या पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ में खुशियां मनाई गई थी, क्योंकि उनके दादा चंद्रगुप्त की सेलुकस निकेटियर, जो सिकंदर का विश्वासपात्र मित्र था, उसके ऊपर विजय पाई थी। उसे बंदी बनाकर क्षेत्र उनके जीवित रहने के लिए सब चंद्रगुप्त को मिले और सेलुकस को उनकी बेटी भी चंद्रगुप्त को देनी पड़ी। उसका नाम हेलना था। तीसरी शर्त थी, सेलुकस का मित्र वकील इतिहासकार मेगस्थनीज 6 वर्ष तक मगध में रहकर इतिहास लिखेगा। यह शर्त भी उसने मान्य की थी। ऐसी 3 बातें सम्राट अशोक के जन्मदिन पर मगध को प्राप्त हुई थी। चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक। बिंदुसार को 5 रानियों का इतिहास में 5 रानियों का वर्णन है। सबसे पहले चेलना, जो चेटक राज्य से थी, और सम्राट अशोक की माता धम्मा दक्षिण भारत से वैदिकीय परिवार से थी। यह राजघराने की ना होने की वजह से सम्राट अशोक को निम्न दर्जे का माना जाता था। मगध के जितने भी राजकुमार थे वे सब सम्राट अशोक को निम्न दर्जे का मानते थे, लेकिन माता धम्मा ने बिंदुसार से शर्त मनवाई थी कि अशोक का देखभाल अन्य राजकुमारों की तरह होगी
उसका दीक्षा शिक्षा प्रशिक्षण भी राजकुमारों की तरह होगा और उनके लिए अलग महल बना था। लेकिन जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे राजकुमारों में प्रतिस्पर्धा आरंभ होती थी, प्रशिक्षण होते थे। राज दरबार में तैनात वत्सजीव पिंगल वत्सजीव राजगुरु बीच बीच में उनकी परीक्षा लेते थे। सभी राजकुमारों को बुलाया जाता था। एक बार उनके भोजन कक्ष में भूखा कुत्ता छोड़ दिया गया। सारे राजकुमार अपने रथ पर घोड़े पर बैठकर आए थे, सोने चांदी के बर्तन अपने साथ लाए थे, लेकिन सम्राट अशोक मिट्टी का बर्तन लेके पहुँचे और एक हाथी, झाड़ के पास में पालतू हाथी उनकी सेना का था, उसके ऊपर बैठकर वे भोजनशाला में पहुँचे थे। इस तरह उस प्रतिस्पर्धा का विजय सम्राट अशोक के नाम हुआ, क्योंकि वो नीचे जमीन पर बैठकर मिट्टी के बर्तन में खाना खाया था। दूसरी परीक्षा कुछ दिनों बाद हुई। ऐसा 2 फल बताइए कि जिन्हें फूक फूक कर खाया जाता है। तो सम्राट अशोक बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि से थे, उन्होंने फट से बताया। एक है जामुल और दूसरा है उमर। बाकी कोई राजकुमार नहीं बता पाया। उसी के साथ एक संलग्न क्वेश्चन था। सूखा कुआं है, उसके में एक रिंग पड़ी है सोने की, और उस रिंग को हाथ से उठा के आपको बाहर निकालना है। सम्राट अशोक ने उसका आंसर दिया कि गोबर का कंडा उसके ऊपर ढाक देते, डाल देते और पानी भर देते तो कंडे के साथ में ऊपर आ जाएगी और हाथ से हम उसको उठा लेंगे। इस तरह से कुशाग्र बुद्धि से उन्होंने उस प्रतियोगिता का भी विजय अपने नाम किया। उसके बाद एक जलाशय, उस जलाशय के बीचों बीच में एक स्तंभ मलखंभ गड़ा हुआ है। प्रश्न ये था कि आपको रस्सी मिलेगी और इस रस्सी को उसे बांधना है। कोई साधन आपको, नाव नहीं मिलेगी, ना उड़ते जाना है। उस समय किसी का भी इतना दिमाग चला नहीं, लेकिन सम्राट अशोक का दिमाग, तीव्र बुद्धि, कुशाग्र होने की वजह से उन्होंने एक रस्सी का सिरा पकड़ा और तालाब के किनारे किनारे चलते गए, पूरा एक राउंड मारा और लास्ट में उसी जगह पर वापस आके फिर एक पासा बनाया और खींचा। रस्सी का पासा उस मलखंभ को जाके लटक गया। इस तरह से वो भी परीक्षा उन्होंने जीत ली। तीसरी परीक्षा थी, उनका जो अध्ययन कक्ष था, उस अध्ययन कक्ष में आग लगाई गई। सारे के सारे राजकुमार अपने अपने सामान लेके, अपनी अपनी किताबें लेके भागे, लेकिन सम्राट अशोक अपना सामान भी उठाए और उस कक्ष में रखी हुई राजमुद्रा, जो 4 मुंडी शेर की, और उनका ध्वज, उनको भी लेके भागे। उस प्रतियोगिता में भी सम्राट अशोक की जीत हुई। एक परीक्षा और होती है जब युवा होने पर उनको एक बिगड़ेल घोड़े पर काबू पाना होता है। उस बिगड़ेल घोड़े पर कोई राजकुमार काबू नहीं पाया, लेकिन चंद्रगुप्त, सम्राट अशोक, इनको अश्वरोहण की कला मालूम थी। उन्होंने उस घोड़े का पहले लगाम ढीला छोड़ दिया, भिनभिनाते हुए लोग खड़ा हो गया घोड़ा, और फिर झटका मार के वो चारों पैर पर जैसे ही आया वैसे पीठ पर वो चढ़ गए और घोड़ा तूफान की तरह दौड़ने लग गया। तब तक इन्होंने बैलेंस बनाया। उनको मालूम था जब तक ये थकेगा नहीं तब तक दौड़ेगा, बाद में थकने के बाद बराबर वापस आएगा। हुआ वैसे ही, और उस घोड़े पर उन्होंने काबू पा ली। इस तरीके से सारे के सारे परीक्षण प्रशिक्षण में सम्राट अशोक आगे थे, सबके आगे, सबके शीर्ष पर। लेकिन जब बात आती सिंहासन की, तब उन राजकुमारों के बीच में ऐसा डिस्कशन होते रहता है, तर्क वितर्क होते रहते हैं। तो इनके विचार थे कि जो सिंहासन के काबिल होगा
वही सिंहासन पर विराजमान होगा। अब इसमें विवाद बढ़ता गया और सबसे ज्येष्ठ अपने सुसीम थे, जो चेलना के पुत्र, चेटक गणराज, शतरानी का पुत्र, वो सबसे श्रेष्ठ मानता था स्वयं को और पूरा हकदार सिंहासन का, पूरा दावेदार स्वयं को समझता था। तब अशोक ने उनसे डिस्कस किया कि नहीं, जिसमें योग्यता होगी, जो काबिल होगा, वही सिंहासन का हकदार होगा। बढ़ता गया विवाद, विवाद बढ़कर यह बात सम्राट बिंदुसार के कान तक पहुंची। सम्राट अशोक से तिरस्कार करते थे क्योंकि वो निम्न दर्जे का उत्पन्न था, एक महिषी का पुत्र था। तब उसको सजा हुई हदपार की। हदपार की सजा होने के बाद जब वो कलिंग की सीमा पर चला गया, तब गुमंतुक, जो बिराड़ी लोग होते हैं, उनके एक ग्रुप में शामिल हो गए। उसी ग्रुप से कलिंगा से पलायित एक दत्तक पुत्री कलिंग राजा की छोटे से राजकुमार को लेके आई थी, वो भी उसी ग्रुप में थी। कुछ दिनों बाद उनका परिचय हो जाता है और आपस में प्रेम भी हो जाता है। वो भी हम उम्र थी। ये पहला प्रेम था अशोक का। और वो मगध की सुविधा, राजकुमार को जो फैसिलिटी मिलती है, वो सब उसको याद ही नहीं हुआ। वो प्रेम में इतना दीवाना हो गया कि उसे राजघराने की सुख सुविधा भी याद नहीं रही। उस बिराडियों के साथ में अपना आना जाना, घूमना फिरना, जैसा जो काम बताते थे वो काम करना उसमें शामिल हो गया। और एक साधारण मनुष्य का जीवन, एक नौकर का जीवन भी उसने जिया। वहाँ वो नौकरी टाइप का काम करता था। उसको दूध निकालने का काम, गोबर फेंकने का काम, इस टाइप का काम वो देते थे बिराड़ी लोग। और वो घुमंतुक बिराड़ी था। कुछ दिनों बाद मगध के सुरक्षा गार्ड आए और वो आदेश थमा दिए उसको कि तुम्हें मगध को फिर से बुलाया। तब वो वहाँ से मगध आया और मगध आते ही उसको उज्जैन का विद्रोह शांत करने का उपराज पद प्राप्त हुआ। जब पूरी सेना और फौज फाटे के साथ उसका काफिला उज्जैन के लिए निकला मगध से, तब उसने अपने सेनापति को बोला कि आप लोग राजमार्ग से निकलो, मैं सुरक्षा के कारणों से दूसरे मार्ग से पहुंचता हूँ। वो एक अपने घोड़े पे बैठ गया और एक साधारण सैनिक का वेशभूषा बनाकर फिर से उस बिरहाट को खोजने आया, जहाँ वो कौरवती नाम की दक्षिण भारत की कलिंगा की पलायित राजकुमारी थी। अपनी प्रेमिका को खोजने लगा वो। उन लोगों ने उसको बताया कि वो मर गई और उसको मारने वाला कलिंग राजा अनंत पद्मनाभन, जो दगाबाजी करके सिंहासन छीन लिया था कलिंगा का, उसका उसमें षड्यंत्र है, ऐसा उसे बताया गया। फिर वो मायूस होकर वापस उज्जैनी के लिए निकला। रास्ते में सांची की टेकड़ी पड़ी, वहाँ आराम किया। कब सवेरा हुआ उसको पता ही नहीं था, क्योंकि बहुत थका हुआ था। सवेरा जब हुआ तब उसको चिलबिल की आवाज़ सुनाई, कुछ लड़कियों की आवाज़ थी। तब वो उनको पूछने गया कि आप लोग यहाँ जंगल में, इस पहाड़ी में क्या कर रही है, कहाँ से आई है? तो उन्होंने उसको बताया कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और वहाँ एक बुद्ध का छोटा सा मंदिर था, विहार था। उस विहार की पूजा का पाठ करने के लिए वो विदिशा से आए थे। जहाँ सांची का स्तूप है वही वो जगह थी। उन लड़कियों के बीच में सबसे सुंदर जो लड़की थी वो विदिशा के सृष्टि की लड़की थी, महादेवी उसका नाम था। अशोक उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंचा और चुपचाप अपना वापस घोड़े पर बैठकर उज्जैन पहुंच गया। उज्जैन से आदेश निकाल के भेज दिया बग्गी और सुरक्षा गार्ड विदिशा के सृष्टि के घर के सामने खड़ा हो गया और आदेश थमा दिया कि तुम्हारी पुत्री उज्जैन के महल में महारानी की सुरक्षा और देखभाल के लिए तैनात की जाती है।
महारानी मतलब सम्राट अशोक की माता धम्मा, जिसे सुभद्रांगी मगध में बोला जाता था। श्रेष्ठी को उसको विदा करना पड़ा और वो उज्जैन महल में आई। वहाँ महारानी की सेवा चाकरी करने लग गई। तब पता चला कि ये वही आदमी है जो बुद्ध जयंती के दिन सवेरे उस टेकड़ी पे मिला था। ऐसा करते करते वो कौरवती की भरपाई, अपनी पहली प्रेमिका की भरपाई महादेवी से किया और वो उससे फिर उससे विवाह भी करना पड़ा। विवाह करने के बाद उज्जैनी का विद्रोह शांत किया। वो नीति न्याय संपन्न था, अंदर से धार्मिक प्रवृत्ति का भी था। इधर तक्षशिला में विद्रोह बढ़ रहा था, जहाँ सुसीम को सम्राट बिंदुसार ने भेजा था। तब दूसरा आदेश आया अशोक के नाम कि आप तक्षशिला का भी विद्रोह शांत करने के लिए जाइए। जब वो तक्षशिला पहुंचा तो तक्षशिला के नागरिकों ने उसका फूल वर्षाव करके खूब स्वागत किया, क्योंकि उनको उज्जैनी का संचालन, न्याय व्यवस्था और लोक कल्याण के कार्य, सम्राट अशोक की न्याय नीति, इससे वो परिचित थे। उनको काफ़ी खुशी हुई कि अशोक वहाँ पे आया है। और सुसीम से वो लोग नाराज थे। सुसीम को मगध बुलाया गया। इधर सेनापति खल्लाटक, पिंगला तिस्सदेव, अमात्य, राधागुप्त, इन लोग को ऐसा लग रहा था कि बिंदुसार की अभी आखिरी पारी चल रही है, कब वो अपना मुकुट सुसीम के सर पर रखेगा। तब इन्होंने खबर कर दी अशोक को कि आप जल्दी से आइए, वरना सुसीम के माथे पर, सुसीम के सर पर मुकुट चला जाएगा। तब वो अपने पूरी तैयारी के साथ में, अपने दल बल के साथ में, सैन्य बल के साथ में मगध पर चढ़ाई किया और जहाँ जो दिखा उसको वहीं कैद कर लिया। जितने उसके सौतेले भाई थे जिन्होंने बचपन से उसको सताया था निम्न दर्जे के उत्पत्ति के कारण, उन सबको उसने नजर कैद करके कैद खाने में डाल दिया। कुछ इतिहासकारों ने भी लिखा है कि बहुत से लोगों को उसने मारा भी। बहुत से लोग मगध छोड़कर भाग गए थे, उसमें से एक कलिंग जाकर पनाह लिया था। बहुत से लोग बौद्ध भिक्षु बन गए थे, उनकी बहनें भी बौद्ध भिक्षु बन गए थे। सम्राट अशोक को चंडा अशोक बोला जाता था, क्योंकि ये सब करने के पीछे महल का षड्यंत्र, उसके लिए वो जिम्मेदार है। महल के षड्यंत्र के वजह से उसकी माता का हत्या की गई थी। उज्जैन में मगध के महल का षड्यंत्र काम कर रहा था। जो षड्यंत्र सम्राट अशोक के लिए था, उसी षड्यंत्र के कारण उसकी माता का अशोक समझ के उसकी हत्या कर दी गई थी। तब उसने संकल्प लिया था कि ये सब सिंहासन के लिए हो रहा है, अब मैं सिंहासन लिए बगैर नहीं रहूँगा। और सिंहासन के लिए वो हत्या करने आगे पीछे नहीं दिखता था। एक प्रकार से वह चंड ही बन गया था, जिसे लोग धम्मा अशोक कहते थे। उसकी माता के नाम धम्मा, उसके नाम के पीछे सुशोभित होता था। वह सिंहासन के लिए चंडा बन गया था। कोई उसके पास इर्द गिर्द उसके करीब आने के लिए डरते रहता था। उसकी इतनी दहशत फैल गई थी कि वो कब किसका क्या करेगा कोई भरोसा नहीं। ऐसे में उसको कुछ दिनों बाद कलिंग पर उसका भाई जहाँ छुपा था और जहाँ पहली प्रेमिका कौरवती के साथ अन्याय हुआ था, उस कलिंग को कई बार उसने पत्र लिखे कि वो मगध की शरण में आ जाए और जो भाई उसका छुपा है उसको उनके हवाले कर दे। कलिंग सम्राट अनंत पद्मनाभन, जो अमात्य था पहले, जिसने धोखे से वो कब्जा करके सिंहासन अपने अधीन बना लिया था, वह नहीं मान रहा था। और कलिंग के पब्लिक भी, कलिंग की प्रजा भी
मगध की शरण में आने के लिए तैयार नहीं थी। तब जाके मजबूरन उसको कलिंग पर हमला करना पड़ा और इतना भारी उसमें नुकसान हुआ, जीव हानि हुई। 1.25 लाख लोग मारे गए, 1 लाख पकड़े गए और करीब 80-90 हज़ार लोग जख्मी घायल हो गए। कई लोग बीमारियों के कारण तड़प तड़प कर मरते जा रहे थे। अंत में कलिंग की महिलाएं युद्ध मैदान पर आई। तब उसको पता चला और उसका सख्त आदेश था कि महिलाओं पर हथियार नहीं उठाना है। तब जाके उसने देखा कि मैं भी जाके देखता हूँ मैदान में कौन सी महिलाएं। जब वो युद्ध मैदान में कलिंग पर आया तब देखा कि वो सब महिलाएं अब हथियार उठाकर उसकी सेना से लड़ने के लिए तैयार थी। उसमें उनकी प्रेमिका कौलवती भी थी। कौलवती की तो इसको नहीं पहचानती थी, लेकिन ये उसको पहचानता था। ये पहचान भी गया और उसने पुरानी यादें दोहराई। तब उसने नहीं माना, बोले अब युद्ध मैदान में तो युद्ध ही होगा। तुमने इतनी ज़्यादा हत्याएं की है, सारे के सारे पुरुष, युवा, बाल बच्चे, किसान, सबको मार डाला। तब उसको लगा कि जो एक समय में प्रेमिका मेरे से प्रेम करती थी वो भी मुझसे नफरत कर रही है। एक बार वो नहा रहा था उनके स्नान गृह में, तब उसका भाई हत्या करने के इरादे से, जो पहले से छुपा हुआ था स्नान गृह में, जब वो स्नान करने कपड़े उतार के उस टाके के पास में बैठा ही था तो वो हथियार लेकर उस पर वार करने ही वाला था। उसने उसकी परछाई पानी में देखी और हट गया और उसका हाथ पकड़ के पूरा पानी में डुबा के मार डाला। उधर उसका शव पड़ा है और उधर उसका उज्जैन से सगा भाई मित अशोक आया, सम्राट को खुशखबरी सुना रहा कि सम्राट आप पिता बन गए, आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, यानी महेंद्र का जन्म हुआ था। तब सम्राट अशोक उससे बोलता है, ठीक है जाओ महादेवी को बता देना कि हमने कलिंग फतेह कर ली, कलिंग पर हमारी विजयी हो गई। तब उसका सगा भाई मित अशोक बोलता है, हाँ हाँ मैं ज़रूर बताऊंगा कि तुमने क्या जीता है। इस युद्ध मैदान में पड़े हुए शव जीते हैं, बहुत सी विधवा महिलाओं के कुंकू तिलक जीते हो, वृद्ध माँ बाप के सहारा बच्चों को छीना है, सब कुछ। तो ये सब सुनकर महादेवी बहुत खुश हो गई। उसको लगा कि ये क्या बोल रहा है। फिर उसको पश्चाताप होने लग गया कि सही में ये युद्ध कलंकित कर रहा है, पूर्वजों के इतिहास को कलंकित कर रहा है, ये मैंने क्या किया। तब वो दौड़ते हुए अपनी बड़ी बहन आनंदी के पास गया, जो पहले से भिक्षुनी बने बैठी थी। आनंदी से पूछा कि मैं इस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। तब आनंदी बोलती है, सम्राट को सजा कौन देगा, प्रायश्चित करना हो तो जाओ, वो सुसीम का लड़का, वो भी बहुत भिक्षु बना है, बाजू के टेकड़ी में है, वहाँ जाओ। सुमन, नुग्रद, सुमना उसके माँ का नाम था, सुसीम का पुत्र। वो उसके पास गया और बोला कि ये सिंहासन तुम्हारा है, तुम लो इस सिंहासन को और मुझे भिक्षु बना दो। तब उस नुग्रद बोलता है, इस सिंहासन को मैं छोड़कर वहाँ जाऊँ जहाँ पाप ही पाप है, यहाँ तो पाप की परछाई भी नहीं फटक सकती है, मैं इस सिंहासन को छोड़कर नहीं जा सकता, तुम्हारा सिंहासन तुम्हें लगला। तब यह सुनकर उसे लगा कि ये कैसा व्यक्ति है जो सम्राट के सिंहासन को ठोकर मार रहा है। ऐसा सुनकर उसको और पश्चाताप होने लगा। फिर अंत में उपगुप्त के पास जाकर वो दीक्षित हो गया, बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया। राधागुप्त, सेनापति खल्लाटक, धम्म महामात्र, पिंगला तिस्सदेव, इन सबको साक्षी मानकर वो धम्म दीक्षा लेकर फिर दीपावली के दिन, ये विजय उसको जो मिली थी कलिंगा पर, वो दशहरे का दिन था, विजयादशमी का दिन था। तब से विजयादशमी माना जाता है। और फिर 15 दिन के बाद दिवाली के दिन
मगध लौटा तो मगध के लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। तो इस तरीके का ये सम्राट का हिस्ट्री है। उसके बाद 17 वर्ष पूर्ण करने के बाद उसने तीसरी बौद्ध धम्म संगति का आयोजन किया था। उस तीसरी बौद्ध धम्म संगति में जो आज भारत का चिन्ह है, 4 मुंडी शेर वाले आगे पूरक, उसके नीचे एक चकती है और चकती के पर बना है घोड़ा, हाथी, बैल और सिंह। वो घूमते रहते हैं, वो हमेशा नहीं रहते। और सबके टॉप में एक अशोक चक्र भी था, जिसको धम्म चक्र बोलते हैं। धम्म चक्र से अशोक चक्र बना है। धम्म चक्र 32 आरे का होता है और सम्राट अशोक ने 24 आरे रखे अपने चक्र पर। आज भारत देश की मुद्रा मान्य है। 3 मुंडी अपने को दिखती है चित्र में, वो 4 है एक्चुअली, लेकिन एक प्लेन में अपन देखेंगे तो 3 ही दिखती है, एक पीछे रह जाती है। तिरंगे ध्वज पर हमारा नीले कलर का अशोक चक्र चमकते दिखता है, वो भी मान्य है। लेकिन सम्राट अशोक के जयंती के दिन शासन अंधेरे में डूबा हुआ है। जिस व्यक्ति ने उस बौद्ध धम्म संगति के बाद 10 दिशाओं में बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया, 256 बौद्ध भिक्षुओं को अलग अलग दिशाओं में भेजा, पूरे विश्व में उसका बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया, 10 दिशाओं में शिलालेख लिखवाए। शिलालेख यानी उनके आदेश ही थे, वो जन कल्याण के आदेश आज भी हम देखते हैं। जहाँ वहाँ शिलालेख में उसने एक एक चीज़ लिखी हुई है। यहाँ नागपुर के संग्रहालय में देवटोक चंद्रपुर के पास नागवीड़ तहसील में मिला हुआ शिलालेख सुरक्षित है। उसमें लिखा हुआ है, महारठ के रठ नाग और पैतनिक लोगों में धम्म नीति और शिलाचरण अति उत्तम है। इस तरीके का हर शिलालेख में कोई ना कोई उपदेश है, कोई ना कोई लोक कल्याण के आदेश है। आज वो संविधान में लागू है। फिर भी सम्राट अशोक के नाम पर, उनके जयंती के दिन पर हमारा शासन शून्य है। यह खेद का विषय है। इस तरीके का जो सम्राट अशोक का कार्यकाल रहा है, वो बुद्ध धम्म को पूरे जगत में फैलाने का कार्यकाल सिद्ध होता है। यही धम्मचक्र प्रवर्तन सम्राट अशोक ने जो किया है, ऐसा किसी भी सम्राट ने आज तक नहीं किया है। क्योंकि सम्राट हो गए, बहुत सारे योद्धा हो गए, लेकिन ऐसा सम्राट इस धरती पर, पूरे पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं हुआ। इसलिए उसको चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक मौर्य कहा जाता है। मौर्यों की महानता आज तक पूरे विश्व में गुंजायमान है और गूंजते रहेगी। जब तक बौद्ध धर्म इस धरती पर रहेगा, तब तक मौर्य महान फैलते रहेंगे। उनका इतिहास गुंजायमान होता रहेगा। कोई माने या न माने, लेकिन आजू बाजू के दूसरे देशों में सम्राट अशोक की जयंती मनाने वाले लोग हैं। आज भी वो लोग सम्राट अशोक की जयंती धूमधाम के साथ मनाते हैं। धन्यवाद। जय भीम। आप देख रहे हैं लॉर्ड बुद्धा टीवी।